हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। फ्रेंड्स, मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर आप लोगों के लिए नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसमें हम बेसिकली आपके तीनों सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, वो वाले टॉपिक कवर करवाएंगे। हमने तीनों अलग अलग प्लेलिस्ट बना ली, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, और इसमें डेली बेसिस पे हम एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगर अभी भी आपका कम स्कोर चल रहा है, आप लेस देन 500 स्कोर कर रहे हो, तो अगर आप हमारे चैनल को एक महीने तक रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप पक्का 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अभी 12th का एग्जाम दिया, 12th बोर्ड की है, और आपने बिना कोचिंग नहीं ली थी, आप क्रैश कोर्स का वेट कर रहे थे कि बोर्ड होने के बाद हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, बट अब कोरोना की वजह से हो नहीं रही, तो हम ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे ये, तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई secured 165 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद केमिस्ट्री। एंड बेसिकली अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, आपको चैप्टर डेली का आपका एक चैप्टर सॉल्व करवाना है, और उस चैप्टर में जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और नीट में जो उससे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। और फ्रेंड्स देखो यार, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब एक चैप्टर को अगर 20-30 मिनट्स में आप कर ले रहे हो, आपके +4 और +8 मार्क्स हो जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई लॉस है, आपको बेनिफिट ही होगा। आप इसे फॉलो करके देखो, आपको पक्का बेनिफिट होगा। और लास्ट वीडियो के कमेंट्स में कुछ बच्चों ने पूछा था कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स अच्छी है, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। तो अगर आपने आकाश या एलन का पैकेज सॉल्व कर लिया ना अच्छे से, तो उसके बाद आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस फॉर्मली रिवाइज करो और उन्हीं क्वेश्चन को फिर से करो। और इनऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में आप बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, तो एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की पता होनी चाहिए इनऑर्गेनिक में, और उसके साथ ही आप उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लो। बाद में इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको मतलब सारी रिएक्शंस के लिए माइंड मैप या फॉर्मूला चार्ट वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगी। और ऑर्गेनिक में आप क्या करो, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस भी करनी है और एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेना, 12th की एनसीईआरटी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एमएस चौहान आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पर नई बुक लगाने में कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने आपका पूरा सिलेबस कर लिया ना, तो आप बस क्या करो, डेली बेसिस पे एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दो और उस पेपर को आप एनालाइज करो, इतना ही सफिशियंट है, आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो इसमें। और हाँ, आपने पूछा था कि पीडीएफ की जो हम बढ़ा रहे हैं, जो नोट्स दिखा रहे हैं वीडियोस में, वो आपको नोट्स की फॉर्म में चाहिए थे, पीडीएफ की फॉर्म में। तो यार थोड़ा सा टाइम दो, हम थोड़े दिनों बाद उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट उसे देख सकते हो। और इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें स्टार्टिंग में 5 मिनट तक हमारे बेसिक्स है, तो अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप चाहे स्टार्टिंग के 5 मिनट का वीडियो स्किप कर दो, उसके आगे से आप देखना स्टार्ट कर दो। तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। आपको चार्ज तीनों का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 एंड न्यूट्रॉन का 0। अब यहाँ पे वैल्यूज देखने से आपको लगता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर फिर भी आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवियर होता है। देन अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है इस पर डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस ले लो, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हर किसी के लिए सेम होती है। उसके बाद अगर हम कुछ बेसिक्स की बात करें, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप मान लो एलिमेंट एक्स है, तो उसके लेफ्ट लोअर साइड पे आप लिखते हो Z और अपर साइड पे लिखते हो A। तो Z यहाँ पे क्या होता है, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ऐसे आपका A क्या होता है, A इक्वल्स टू मास नंबर, मास नंबर होता है N+P की वैल्यू। अब यहाँ से आपने न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Z- चार्ज ऑन एटम, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है माइनस चार्ज ऑन एटम। लाइक अगर हम O2- का एग्जाम्पल लेके चले, तो O2- में O का एटॉमिक नंबर हो गया 8 एंड माइनस, और चार्ज ऑन एटम कितना हो जाएगा, -2। तो टोटल O2- में अगर पूछा जाए आपसे कि O2- में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो O2- में तो वो हो जाते हैं टोटल 10 हो जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
यहाँ पे कुछ 5-6 टर्म्स है जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। लाइक इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्बन और 6 और 12। यहाँ पे देखो कार्बन, इन दोनों कार्बन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, लेकिन कार्बन का यहाँ पे मास नंबर है 12 और यहाँ पे 13। मीन्स इसमें कितने प्रोटॉन हो, इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा आपका 6 और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा आपका 7। कैसे, 13 - 6। अब बाद में आप पढ़ोगे कि आइसोबार क्या होते हैं। तो आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में जो होता है मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। लाइक इसका एग्जांपल क्या है, पोटेशियम और आर्गन। तो यहाँ पे देखो दोनों का मास नंबर तो सेम है, 40 है, लेकिन यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है। इसका नंबर कितना है, 19 पोटेशियम का, आर्गन का होता है 18। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइसोडायफर क्या होता है। आइसोडायफर होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का रेशियो जिसमें सेम होगा, उन्हें हम बोलते हैं आइसोडायफर। लाइक यहाँ पे आप देखो बोरोन और कार्बन, तो यहाँ पे बोरोन में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का रेशियो क्या है, 11, क्योंकि ये क्या हो गया n+p और ये हो गया प्रोटॉन का नंबर। तो n - p का रेशियो कितना हो जाएगा, 11 - 5 = 6। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12 - 6 = 6। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोडायफर हो गए। उसके बाद आपका आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो। लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो आर्गन और पोटेशियम, इसमें आप इसके न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 38 - 18 मीन्स 20 और 39 - 19 = 20। दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, मीन्स ये दोनों क्या है, आइसोटोन है। उसके बाद आप पढ़ते हो आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं, जिनमें एटम का नंबर भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो। लाइक यहाँ पे CO2 और N2 में आप देखोगे तीनों में 3-3 एटम और इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। लाइक N3- इसमें भी 10 है, O2- इसमें भी 10 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप क्या करते हो, इसमें आपको किसी भी एटम का लाइक कोई भी एलिमेंट दिया है, लाइक आपको पोटेशियम दिया है, तो आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19। अब आपसे उसका क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालोगे, आप पहले सबको ऐसे अरेंज कर लोगे। एस वालों को क्या करोगे, ऐसे आपको सबको अरेंज करना है, 1s 2s 3s ऐसे 7 तक लेके जाओगे। एस को कहाँ तक, 7 तक। ये सारे एस के कॉलम में एस लिखा नहीं है बस। और यहाँ पे क्या हो गया, पी वाले में कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप 2 से स्टार्ट करोगे, 6 तक लेके जाओगे, 2p 3p 4p ऐसे करके। यहाँ पे डी में आप 3d से 4d और 5d, और यहाँ पे एफ में 4f और 5f। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भरते हैं। सबसे पहले 1s, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसे सबसे पहले भरेंगे। 1s 2s 2p3 देन 3p 4s, उसके बाद 3d 4p एंड 5s, देन आएगा आपका 4d 5p एंड 6s, उसके बाद आपका आएगा 4f 5d 6p 7s और देन आपका आ जाएगा 5f। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ते जा रहे हैं ना कि 1s के बाद 2s आ रहा है, तो जितना आप आगे जाते जाओगे ना उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, मतलब एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। डी में 10 और एफ में होते हैं आपके 14। अब ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे आज तक 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन देखो, लाइक 2015 में क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन एटम ऑफ टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो अब हम इसे फिल करके देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसे फिल करके देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर आपका कितना था, 22। तो आप काउंट करते हुए चलना, सबसे पहले 2, फिर यहाँ पे भी 2 2 4 हो गए, देन 6 10, उसके बाद यहाँ पे आया तो 12, देन आपने इसमें भरा तो अब किस में जाएंगे, इसके बाद हम इसमें 6 में। तो 12 के बाद 6 कितना हो जाएगा, 18, और 18 के बाद 2 20, और 20 के बाद ये वाला 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब जो और क्वेश्चन आए हुए वो देख लो। लाइक 2015 में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ था और इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के ये देखना है कि Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद इन सबका भी आप देख लोगे, ठीक है, मैच कर लेना कि डी में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे किसी का मैच हो रहा है क्या, वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 2013 में क्वेश्चन आया था कि गैडोलिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर दिया 64, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा।
2011 में आपके क्या क्वेश्चन आया था, इफ n इक्वल्स टू 6 देन करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। और इसके आप जब ऑप्शन देखोगे तो सारे किससे स्टार्ट है, सारे s से स्टार्ट है। मतलब आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6s के बाद फिल करके देखोगे कि उससे ऊपर जितने हायर एनर्जी जा रहे हैं तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, आप वहां से इसका आंसर ला सकते हो। इसके बाद हमने जो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, हमने बेसिक्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो कि नीट में आए हुए हैं। तो लाइक नीट 2014 में आपका क्या क्वेश्चन आया था, नीट 2014 में आपका क्वेश्चन आया था कि इफ बेरियम प्लस 2 आईसी इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आप चारों के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, पहले बेरियम निकाल लेना, जिससे मैच होगा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2000 में क्वेश्चन आया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर। सारे ऑप्शन दिए हुए, सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लेना, जिसके भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्वांटम नंबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। तो क्वांटम नंबर इसके 4 हैं, 4 क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे किससे डिनोट करते हैं, एन से। और ये डिनोट किसको करता है, ये डिनोट करता है आपके साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट को और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। जितना एन की ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ही ज्यादा साइज होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लाइक आप ऐसे एज्यूम करके चलो कि मान लो यहाँ पर है न्यूक्लियस, अब यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है। तो आप देख रहे हो ना, दूर जा रहे हैं तो इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है और दूर जाने पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए पास में जो होता है हमारा एटम जो है, जो भी एलिमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। दूर जाते जाते वो लूजली बाउंड हो जाता है, इसीलिए हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसमें आप देख रहे हो कि डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, NH/2π। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट का नंबर। और कुछ फॉर्मुलाज इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने हैं, तो 2n²। और ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो n²। और ऑर्बिट में सबशेल्स कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है n। इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नीट 2011 में आपका क्या क्वेश्चन आया था कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। क्या वजह इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, n²। 4th एनर्जी लेवल बोला है तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा है, हमारा सेकंड क्वांटम नंबर आता है आपका एजीमुथल और सेकेंडरी सब्सिडियरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसी के सारे नाम है, आपको सारे नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। इसे डिनोट किससे करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं एल से। अब एल किसको डिनोट करता है, एल डिनोट करता है सबशेल को, ऑर्बिट को या सब लेवल को। मतलब एक ही चीज के नाम है लेकिन तीनों नाम याद रखने, सबशेल, ऑर्बिट और सब लेवल। और इससे क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल और सबशेल। उससे हमें क्या पता लग रहा था, उससे हमें साइज पता लग रही थी, ठीक है। और साइज पता लग रही थी ऑर्बिट की, और इसमें हमें क्या पता लग रहा है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और एल की वैल्यू कितनी होती है, जितनी भी एन की वैल्यू होगी उसमें से -1 कर दो। लाइक अगर आप उसे एस के लिए पूछेंगे तो एस का क्या होगा, मतलब सभी के लिए अलग अलग हो जाएगी। एस का क्या होता है, 0 हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप पी पे जाओगे तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगी, मतलब सब में -1 कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है √L × L+1 × H/2π, ठीक है। और H/2π को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कि जब हम 1s से 2s पे जा रहे थे, 2s से 2p पे जा रहे थे, तो एनर्जी का लेवल हर बार बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर कोई H या H लाइक स्पीशीज है, मतलब जिसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या होगा कि एक शेल के लिए, एक शेल की जो भी सब शेल्स होंगी उनमें सभी में है ना एनर्जी का लेवल सेम होगा। लाइक आप एग्जांपल लेके चलो तो 3s, 3p और 3d, मतलब यहाँ पे शेल का नंबर तो सेम है ना, 3 3 3। डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे, बस सब शेल डिफर कर रहा है। यहाँ पे s है, यहाँ पे p है, यहाँ पे d है, लेकिन एनर्जी का लेवल क्या होगा, सब में सेम होगा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक नीट 2015 में क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछा था डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल का पहले तो आप एल निकालोगे, एल क्या हो जाएगा इसका 3 - 1 मतलब 2, और फॉर्मूला लगा दोगे √L × L+1 × H/2π। उसके बाद आपका 2012 में क्या क्वेश्चन आया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा था पी इलेक्ट्रॉन का। अब पी में क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू निकालोगे 2 - 1 आ गई एल की वैल्यू, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। देन हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। एम की वैल्यू इसमें क्या होगी, इसे एम से डिनोट करते हैं। एम की वैल्यू क्या होती है, -L से 0 से +L। इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइक मानो एल की वैल्यू आपकी 1 है, लाइक पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू आपकी 1 है, तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है उसमें -1, 0 और +1। अब डी है जैसे, तो डी में एल की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें
एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी -2 से +2, मतलब -2 -1 0 +1 +2। उसके बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, वो भी अपोजिट स्पिनिंग वाले। अब देखो आपने एम के ये तो हमने कर ही लिया, क्या एस सब शेल का क्या हो जाएगा 0, पी के लिए ये सारी वैल्यूज, डी के लिए ये सारी वैल्यूज। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है, डी के, अब ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अब आपको डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या होंगे, एक्सिस पे तो नहीं होंगे ना, एक्सिस के बीच में होंगे। और जो बाकी हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, एक्सिस के पैरेलल होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। लाइक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मानो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये वाला हो जाएगा और वाई स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। ऐसे डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर में ऑर्बिटल इसके ऐसे प्लेस्ड होते हैं, डोम्स जो होते हैं ऐसे प्लेस्ड होते हैं। अब इससे नीट 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, 1l किसके लिए होता है, p के लिए, मतलब ये क्या हो गया 3p, ठीक है। 3p में पूछ रहा है कि m की वैल्यू 0 कितनों के लिए हो सकती है। तो अभी हमने देखा ना कि p के जैसे p है तो उसके ये 3 ऑर्बिटल है, तो इसकी वैल्यू होगी -1, इसकी होगी 0, इसकी होगी +1। तो ऐसा कैसा ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल है, ओनली एक सिंगल ऑर्बिटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1a। उसके बाद आपका नीट 2016 में क्या क्वेश्चन आया था सेकंड फेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस। ये हमने पढ़ लिया, जेड स्क्वायर किसके अलोंग होगा, एक्सिस के अलोंग, ये नहीं होगा और ये दोनों भी नहीं होंगे, डी जेड स्क्वायर है, इसमें दोनों ऑप्शन मैच करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 2013 में आपका क्या क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1। ये भी आप इजीली कर सकते हो भाई, 3p और -1 के साथ कितने ऑर्बिटल होंगे। इसमें सॉरी ऑर्बिटल नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है, वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +-1/2, या तो +1/2 होगी, -1/2 होगी। कैसे होती है, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी होगी +1/2, इसकी होगी -1/2। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मान लो बाकी तीनों वैल्यू सेम है ना उसकी, लाइक अगर आपका 3p पे m की वैल्यू 0 है, इस वाले ऑर्बिटल की हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो किससे करेंगे हम, स्पिन क्वांटम नंबर से कर सकते हैं ओनली। अब टोटल वैल्यू ऑफ स्पिन इन एटम तो क्या होती है, +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब इससे क्या क्वेश्चन आया था आपका, नीट 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1। इससे नहीं आया था, मतलब बाकी जो सारे चारों क्वांटम नंबर के मिला के हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो उससे आया था। अब यार देखो ये क्या हो गया, 3p हो गया, 3p में टोटल कितने, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल मतलब 6 हो जाएगा। बट इसने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पूछा, ठीक है, इसने 3p में नहीं पूछा, इसने पूछा ऑर्बिटल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नीट 2016 में एक और क्या क्वेश्चन आया था कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अभी हमने देखा ना कि अगर सारी वैल्यूज भी सेम है तब भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 2012 में क्या क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद l इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 इज। आप कर सकते हो अभी ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, तो आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता दो लाइक, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू +1/2। इसमें सब कुछ हो सकता है। देखो n 5 है तो l कितना हो सकता है, +4 से -4 किसी भी रेंज में हो सकता है इसमें। और m कहाँ पे हो सकता है, सॉरी l कितना हो सकता है, l हो सकता है +l, इससे n-1 होगा तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। और m कितना हो सकता है, +l टू -l, मतलब +4 टू -4 के बीच के कोई सी वैल्यू हो सकती है, स्पिन की तो +1/2 होती है। ये तो आप 4 ऑप्शन ही देख लो, ये तो सारे सेम है, मतलब सही है। उसके बाद बी ऑप्शन n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू 2 है, तो हो सकता है ये -1 करना है। और m कितना होता है, m होगा अब इसका +l टू -l, मतलब +2 टू -2, तो -3 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो यही वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू 2, एक कम हो सकता है, और यहाँ पे -2 से +2 हो सकता है। यहाँ पे 4 है, इससे एक कम होगा। और m की क्या हो जाएगा, m भी जो है +l टू -l होता है, तो 0 है तो 0 में तो 0 ही रहेगा। उसके बाद आपके 2007 में क्या क्वेश्चन आया था
कि ये सारा आपको दिया हुआ था। इसमें जैसे भी हमने जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, वही है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आप सारे फाइंड आउट करके आंसर पता कर सकते हो। ऐसे आपके 2006 में क्या क्वेश्चन आया था, ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, हमने किया था, याद है आपको? ओरिएंटेशन किससे होगा? एम से होगा। और द फॉलोइंग 2001 में आया था, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कर सकते हो। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब देखा, आपको पता लग रहा होगा ना कि पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आपने पहले के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो नीट में। और 2009 में क्या क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। तो देखो यार, इसका आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो अभी आंसर होगा तब आपको पता लग जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तब आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? आप चारों ऑप्शन वैल्यूज पुट करके देख लो। लाइक इसने पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो सबशेल आप मान लो पी मान लिया आपने, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 6 आ सकते हैं। तो अब यही वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 नहीं आएगा आंसर। 4 इंटू 1 माइनस 2 नहीं आएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर गलत है। और 4 इंटू 1 प्लस 2 तो आ रहा है 6। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4l प्लस 2। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फॉर्मूला याद हो, आप ऐसे पुट कर वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपका उसने क्या क्वेश्चन किया है? अब देखा, आपको पता लग रहा होगा ना कि पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आपने पहले के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो नीट में। और 2009 में क्या क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। तो देखो यार, इसका आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो अभी आंसर होगा तब आपको पता लग जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तब आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? आप चारों ऑप्शन वैल्यूज पुट करके देख लो। लाइक इसने पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो सबशेल आप मान लो पी मान लिया आपने, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 6 आ सकते हैं। तो अब यही वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 नहीं आएगा आंसर। 4 इंटू 1 माइनस 2 नहीं आएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर गलत है। और 4 इंटू 1 प्लस 2 तो आ रहा है 6। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4l प्लस 2। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फॉर्मूला याद हो, आप ऐसे पुट कर वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपका उसमें क्या है कि एक्स यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, और पी क्या है? मोमेंटम। उसने क्या बोला था कि डिस्टेंस और मोमेंटम को आप एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उनमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो कितनी होती है? h/4π से ज्यादा होती है। तो इसलिए उसने फॉर्मूला क्या दिया, अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज मोर देन और इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो अगर x की अनसर्टेनिटी 0 है तो मोमेंटम की कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और अगर x की इनफाइनाइट है तो p की कितनी हो जाएगी? 0। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। और अब x और p को क्या कर सकते हो आप? mv लिख लोगे। मोमेंटम क्या होता है? mv। तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v h/4πm। और P और X मोमेंटम है इसका, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम इज मोर देन h/4π। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो नीट में आए हुए हैं। तो 2008 में क्या क्वेश्चन आया था, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही लगाना है जो अनसर्टेनिटी का है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। अब क्या बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इक्वल है, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एमवी है। ठीक है, तो आप पी की जगह भी एमवी पुट कर दो और एक्स की जगह भी एमवी पुट कर दो। ठीक है, डेल्टा एमवी इज मोर देन और इक्वल टू h/4π। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, h/4π। उसने पूछा कि आपसे वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे? एम को यहाँ पे भेज दोगे और इस पूरे का रूट ले लोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? v इक्वल टू 1/m इंटू h/4π। तो ठीक है, ऑप्शन में ढूंढ लेना आप, ये रहा सी इसका आंसर हो जाएगा। आपके 2008 में क्या क्वेश्चन आया था कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इतनी है और मास की वैल्यू इतनी है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी तो निकाल लोगे P इक्वल्स टू mv से। इसके बाद आपका 2006 में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, आपको h दिया हुआ है, x दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, लगा लोगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आपके कौन कौन सी वेव्स है? देखो, गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अभी आपको ऑर्डर में याद होनी चाहिए, बट थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपके पास ट्रिक क्या है? गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। गाड़ी गामा, जी से गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव और आर से रेडियो वेव। अब आप इसमें क्या देखोगे कि रेडियो वेव से गामा रेज की साइड जब आप जाओगे तो वेवलेंथ जो है आपकी डिक्रीज होगी,
फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी और एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। अब आपको एक चीज याद रख लो ओनली, कि ये ध्यान रख लो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गामा रेस के साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बाकी के रिलेशंस में आपको इन फॉर्मुलाज से बता दूं तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, मतलब सी तो वैल्यू की सेम ही रहनी है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। आप खुद ही सोचो कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा टाइम उसे ट्रेवल करने में लगेगा, तो उतना ही उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी उसकी कम होगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और सी बाय लैम्डा क्या हो गया हमारा, ये तो हो ही गया फ्रीक्वेंसी, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू न्यू, और इसका एक और फॉर्मूला है 12,400 बाय लैम्डा और एंगस्ट्रॉम में। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि लैम्डा इतना है इसका, एंगस्ट्रॉम में दिया होगा फिर नैनोमीटर में, और फिर पूछ लेंगे एनर्जी कितना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एच क्या था, यहाँ पे एच था प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी आप वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 6.626 इंटू 10⁻−34 और जूल सेकेंड, ठीक है। और न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये मैंने आपको नहीं बताया, तो ये क्या है आपका, ये आपका वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो अब हम नीट में आए क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2011 में क्या क्वेश्चन आया था कि एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो रेशो पूछा था इन्होंने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने एनर्जी देखी ना, एच सी बाय लैम्डा, तो किसकी प्रोपोर्शनल थी, 1 बाय लैम्डा के, तो मतलब इसने लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछा है, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा E1 बाय E2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। E1 और E2 की वैल्यू आपको पता है 25 50, तो यहाँ से आ जाएगा 1:2, तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू लैम्डा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका 2014 में क्वेश्चन आया था, लैम्डा दिया हुआ था, एच सी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था और ई की वैल्यू आपसे पूछी थी, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे आपके 2003 में भी क्या क्वेश्चन आया था, एच दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सी दिया हुआ है, लैम्डा पूछा है, वही लगाना है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। इसमें तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एफ लैम्डा होता है, तो वहां से इसका आंसर आ जाएगा। और 2000 में आपका क्या क्वेश्चन आया था, ई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और इसमें आपसे पूछा क्या, इसमें आपसे वेवलेंथ पूछी है, तो इसमें क्या लगा दोगे, ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। देन आपका 2013 में क्वेश्चन आया था, एच दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लैम्डा पूछा है। देखो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब फॉर्मूला याद कर लो एक बार, सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो नीट के। उसके बाद 2013 में एक और क्वेश्चन क्या आया था कि उन्होंने पूछी थी कि एनर्जी एब्जॉर्ब बताओ, बट किस में बतानी थी, उसमें अर्ग्स पर मोल में बतानी थी, ठीक है, पर मोल में बतानी है, मतलब एन से मल्टीप्लाई करना है आपको आंसर बताते टाइम। तो क्या हो जाएगा इसमें, हाँ बाकी तो वैल्यूज आपको दी हुई है, एच सी, और ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या देते, 3 फॉर्मुले देते, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, तीनों ही याद रखने आपको। रेडियस का क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और उसमें आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ऐसे वेलोसिटी का ये ध्यान रखना, एन स्क्वायर बाय जेड है, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जेड बाई एन है, वहां पे क्या था, एन स्क्वायर बाय जेड। एनर्जी क्या होती है आपका, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, एक सब शेल से दूसरे में जा रहा है, तो उसका एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल रहे हो आप, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपने क्या देखा, रेडियस के लिए क्या था इसमें, एन स्क्वायर बाय जेड था, वेलोसिटी में क्या था, जेड बाई एन था, और एनर्जी में क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, एक तरह से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसमें 2-3 चीजें और याद रखनी है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, ठीक है। और अब इसमें क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, और इन दोनों के रिलेशन को मिला लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है -2 की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद इसके क्वेश्चन देख लो। तो आपका क्वेश्चन क्या आया था, इस क्वेश्चन का मैंने ईयर लिखा नहीं, बट ये रिसेंट क्वेश्चन आया था, रिसेंटली ईयर्स में आया था। और इसमें क्वेश्चन क्या था, बेस्ड ऑन इक्वेशन, ई की इक्वेशन को जो करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। तो ए से क्या पता लग रहा है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। ये अभी हमने देखा ना, क्या था, ऑर्बिट चेंज हुआ तो एनर्जी पता लगा रहे थे हम, इसी इक्वेशन से तो पता लगा रहे थे, ठीक है। बस इसमें क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जूल में निकालने आपको, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद ये तो करेक्ट हो गया आपका। बी क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6 विच मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। तो अभी हमने पढ़ा था ना
उसमें जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, तो जितना ज्यादा पास में होगा ना उतना टाइटली बाउंड होगा और उतनी उसकी नेगेटिव होगी एनर्जी, दूर जाने पे पॉजिटिव होगी, इसलिए हम उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ये तो क्या बोल रहा है कि मोर लूजली बाउंड, लेकिन स्मॉलेस्ट वाला क्या होगा, मोर टाइटली बाउंड होगा, इसलिए उसे हमें रिमूव करने के लिए अगर हम उसे हटाना है ना उससे, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है इसमें कि नेगेटिव साइन इन इक्वेशन मीन दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही है, जितना दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, लोएस्ट होती है। डी क्या है, लार्जर वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 2005 में क्या क्वेश्चन आया था कि एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल और फोर्थ ऑर्बिट की पूछी थी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मान लो E इक्वल्स टू E नॉट इंटू जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। E नॉट की बस वैल्यू रख लेते हैं -13.6 है ना, तो यहाँ पे हमने सिंपल कर लिया इसे। तो इसने क्या दी हुई, सेकंड ऑर्बिट में दी हुई है और किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया है तो जेड तो वैसे ही 1 हो गया और सेकंड ऑर्बिट दिया है तो यहाँ पे आप 1 रख लोगे। तो यहाँ पे E की वैल्यू इसने कितनी दी हुई, -328 इक्वल्स टू E नॉट बाय एन तो 1 ही था और जेड स्क्वायर आपका कितना था, सॉरी जेड स्क्वायर आपका 1 था और एन कितना था आपका, एन था आपका सेकंड 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ई नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। तो आप ई नॉट की वैल्यू मान लो ये रख लिया आपने। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगी, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या करोगे आप, इसमें बाय जेड स्क्वायर तो वही रहना है 1 का स्क्वायर और एन स्क्वायर में क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर, मतलब 16 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आपका 2004 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन 4 to 1 जा रहा है और सब कुछ वैल्यू दी हुई है, वही वाला फॉर्मूला लगा लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, 2002 में क्या क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी की पूछी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखी थी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी थी ना, और टोटल एनर्जी किसमें, ग्राउंड स्टेट में निकालना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की दी हुई है। ठीक है, हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि ग्राउंड स्टेट होती है एक्साइटेड, अगर फर्स्ट बोल रहे हैं ना तो मतलब +1 कर दो, एन की वैल्यू अगर निकालोगे ना तो एक्साइटेड में +1 कर दो। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर क्या हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 में एनर्जी निकाल के उसका नेगेटिव लोगे तो वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, डी ब्रोगाई हाइपोथेसिस। ठीक है, इसने क्या बोला था कि जो भी सारे पार्टिकल्स है ना उनमें क्या होगा, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा, सारे जो मटेरियल पार्टिकल्स है। अब इसने फॉर्मूला दिया था लैम्डा = h/mv और h/p और h/√2mke। ठीक है, सारे ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सारे याद कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, h दिया हुआ है, लैम्डा पूछा है, लगा लोगे फॉर्मूला आ जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें आप, लैम्डा = h/mv। ठीक है, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें रीडरबर्ग इक्वेशन याद रखनी है आपको, 1/λ = RH × 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसमें RH की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको 109700 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या ध्यान रखना है आपको, पर सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद इसने एक और फॉर्मूला दिया था कि ना मान लो पहले इलेक्ट्रॉन है n6 में, n6 से n2 में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डी एक्साइट कर रहा है, तो उसमें आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। ठीक है, तो n2 और n1 क्या होगा इसमें, लाइक मैंने बोला कि आपका n6 से n4 में जा रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा इसका, n2 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा इसका, n1 हो जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब मान लो वो ना 6 से 0 में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो आप इसको ना 1 पुट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन पर्टिकुलर सीरीज। पहले तो आपको बताओ सीरीज कौन सी है, सीरीज कौन कौन सी होती है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, आपको एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या एन की वैल्यू काम आने वाली है आपके। लाइमन में क्या होगी, n = 1, बामर में n = 2, 3, 4 and 5, और देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब आप क्या देखोगे 1 से 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये क्या होता है, एनर्जी शो करता है हमारा कि एनर्जी का डिफरेंस कितना है, ये ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस जो होता है कम होता जाता है। अभी मैंने इस वाले में तो क्वेश्चन इसका ऐड नहीं किया, बट नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बताऊंगी, तब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि ऊपर जाने पे जो होता है एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज क्या हो जाएगा, n2 - n1 होता है। हम पढ़ेंगे अब कि ऑर्बिटल्स फिल करने कौन कौन से रूल है। फर्स्ट रूल है आपका अफवाह रूल, उसमें क्या बोलता है कि जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसे पहले भर दोगे, उसके बाद हायर एनर्जी वाले को भरोगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला रूल लगता है, इसमें लगता है n+l रूल, मतलब n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसे पहले भरोगे, उसके बाद हायर वाले को भरोगे। लेकिन अगर n+l की वैल्यू 2 के लिए सेम है
तो उस केस में आप क्या करोगे, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी ना उसे पहले भरोगे। इसके अलावा आपको कौन सा आता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि वो क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइक अगर वो एक ऑर्बिटल में भी है ना, तब भी उन दोनों के ना चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये तो हमने देख लिया क्योंकि एस की वैल्यू तो सबके लिए वेरी करनी है। उसके बाद आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब आप फिल कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पैरेलल स्पिन हो उनका, ये नहीं कि अपोजिट स्पिन में भर रहे हो। लाइक मानो आपके पास पी ऑर्बिटल है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो उसका राइट मेथड क्या है, इनको ऐसे भरोगे। ये नहीं कि आपने पहले पेयरिंग करवा दी कि दोनों इलेक्ट्रॉन से भर दिया, तो आपका ये रॉन्ग होगा। और ये भी नहीं कि आपने एक तो इस स्पिन में भरा और दूसरे वाले में आपने इसका डायरेक्शन ही चेंज कर दी, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो राइट क्या है, ये वाला है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम जो रिसेंट क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया तो आप अपने आप कर सकते हो। लाइक 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। 4 स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो आप और देखो कि कौन सी रॉन्ग है। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे 2018 में क्या क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला कितना होगा। तो आपको क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले निकालोगे कि एटम कौन सा है ये, उसके बाद आपको पता ही लग जाएगा उसकी वैलेंसी की और मैक्सिमम की, तो दोनों को बैलेंस करके आंसर आ जाएगा आपका। इसके अलावा आपका 2018 में एक और क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। इसमें देख लो यार, सारे स्टेटमेंट्स देख लो और सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आप आराम से इजीली इसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद 2019 में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ये दिए हुए थे, उन्हें करेक्ट ऑप्शन बताना था। ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ गया, हमने पूरा पढ़ा है, आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये वाला चैप्टर कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर करेंगे और पीरियोडिक टेबल वाला। और ये तो केमिस्ट्री का चल ही रहा है, आप बायो और फिजिक्स की भी अलग से प्लेलिस्ट जो है उसमें चेक करते रहना और डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको ये तो रिविजन पर्पज से आप करो, साथ में ना आप डेली एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी करो। ठीक है, थैंक यू।